बदलते भारत की शान। पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे किसान अलग अलग स्पीसीज की अलग अलग वैरायटी इनको सहेज कर रखते गए और उसको विकास करते रहे। किसान की विरासत, धरती के वनस्पति संसाधन, एक अधिकार जिसका दुनिया भर के देश करते हैं सम्मान। आज भारत उन अधिकारों को दे रहा है नए मुकाम, ताकि और बढ़े किसानों की वंशागत किस्मों की पहचान का अभियान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत कृषि दर्शन में। मैं हूं मुकुल शर्मा। कृषि दर्शन कृषि जगत का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम, जिसमें लगातार आपको हम जानकारी देते हैं क्या कुछ नया हो रहा है कृषि के क्षेत्र में। और कार्यक्रम में आज भी आपको जानकारी देंगे अलग अलग सेगमेंट में। पहले बात करेंगे विज्ञान और किसान की, फिर बात होगी कृषि स्टार्टअप की, और आखिर में आपको जानकारी देंगे फार्मिंग इंडिया में। तो चलिए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। किसान बहनों भाइयों, आइए सबसे पहले देखते हैं विज्ञान और किसान में आज आपके लिए क्या है खास। नई दिल्ली स्थित कृषि विज्ञान केंद्र उजवा में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान न सिर्फ किसानों को यहां जागरूक किया गया, बल्कि प्रशिक्षण भी दिया गया। और क्या कुछ खास रहा इस कार्यक्रम में, आइए देखते हैं। बागवानी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र उजवा दिल्ली में एक दिवसीय किसान प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर नजफगढ़ के उप जिला अधिकारी प्रतीक राज, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के उप निदेशक सुरेंद्र सिंह निझर, कृषि विज्ञान केंद्र उजवा के बागवानी विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश कुमार, केंद्र के वैज्ञानिक डॉक्टर रितु सिंह एवं दिल्ली के किसानों ने भाग लिया। इस अवसर पर नजफगढ़ के उप जिला अधिकारी प्रतीक राज ने कहा, आज जो किसान प्रशिक्षण था वो बहुत ही अच्छा रहा। आपने भी देखा कि बहुत सारे लोग, जिसमें महिला किसान भी हैं, नए जनरेशन भी है, सभी लोग आ रहे हैं। और जो ये हमारा क्षेत्र है नजफगढ़ का क्षेत्र, वो बागवानी के लिए बहुत ही सूटेबल लगता है मेरे हिसाब से, क्योंकि जैसे कृषि विज्ञान केंद्र और बागवानी जो हमारा बोर्ड है, उन्होंने बहुत सारी तकनीक के बारे में बताया, जहाँ पे कम खेती में बहुत सारी टेक्निक के माध्यम से हम लोग फार्मिंग कर सकते हैं। और बागवानी के साथ में हम ऑर्गेनिक यदि जोड़ दें साथ में, तो ऑर्गेनिक बागवानी करके भी बहुत सारी चीज़ों से हम लोग उनका आउटपुट निकाल सकते हैं। और हमारे पास सबसे बड़ी सुविधा यह है कि हमारे पास मार्केट भी है। पास में ही हमारा दिल्ली शहर है, जो वहाँ पे बहुत सारा मतलब मार्केट एरिया अवेलेबल है, वो है। दूसरा, उसके साथ ही जैसे केवीके का यहाँ होना ही एक अपने आप में बहुत बड़ी वो चीज़ है हमारे लिए, कि बहुत सारा नॉलेज इन्फॉर्मेशन जो लोगों तक नहीं पहुँच पाता, वो सारा वहाँ उपलब्ध हो सकता है। बहुत सारे बैंक हैं, आज हमारे बैंक से बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे हैं, तो डायरेक्ट कौन कौन सी स्कीम है वो सारी स्कीम उन्होंने बताई। तो मुझे लगता है कि बहुत सूटेबल जगह है, जहाँ पे बागवानी मिशन को बढ़ावा देके किसानों की आय को बिल्कुल बढ़ाया जा सकता है। बागवानी और जो ग्रीन जो आप बात करें, पर्यावरण, ये तो इनका बहुत अच्छा मेलजोल है। बागवानी बढ़ेगी, पेड़ पौधे लगेंगे, अपने आप ही हमारा पर्यावरण शुद्ध होगा, पेड़ लगेंगे, बारिश अट्रैक्ट होगी, मतलब पूरा जो एनवायरनमेंट का साइकिल है वही अपने आप में एक बहुत अच्छा साइकिल बन जाएगा। तो बहुत सारी जो ग्लोबल वार्मिंग का है उसको, बहुत सारी पर्यावरण पोल्यूशन की समस्याएं हैं, वो दोनों का सॉल्यूशन यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बागवानी को बढ़ाएं और उसमें भी कॉमर्शियल बागवानी साथ में करें, ताकि हमारा किसानों का उत्पादन बढ़े, पर्यावरण को लाभ मिले और जो उपभोक्ता हैं उनको ताज़ी और ऑर्गेनिक केमिकल रहित सब्जियां मिले। तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है मेरे हिसाब से। प्रधानमंत्री साहब का जो हमारा है बहुत बड़ा विजन है उनका। कृषि एक ऐसा
क्षेत्र है जहाँ पे कोई चीज़ वेस्ट नहीं होती, हम हर चीज़ में वेस्ट बोलते हैं। यहाँ तो आप पशुपालन भी करेंगे तो जो गोबर होगा वो भी एक प्रोडक्ट है हमारे लिए कृषि में। उसी गोबर की खाद को हम यूज करके प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो कृषि एक ऐसा है जहाँ कोई वेस्ट ही नहीं है। तो ऐसा कोई बिजनेस मैंने दूसरा देखा नहीं जहाँ वेस्ट उत्पादन होता हो या वेस्ट ही काम आ जाए। तो इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है किसानों की आय डबल करने का, उसके साथ ही खेती के परंपरागत तरीकों के साथ में हम उसको मॉडर्नाइज करें, समेकित करें और नई तकनीक के साथ करें, ये बहुत बड़ा विजन है। और मुझे लग रहा है कि केवीके और हॉर्टिकल्चर बोर्ड के माध्यम से लगातार इस तरह की ट्रेनिंग अवेयरनेस प्रोग्राम किए जा रहे हैं, बैंकों के माध्यम से क्रेडिट लिंक किया जा रहा है। ये बहुत बड़ी आने वाले टाइम में उपलब्धि होगी कि किसानों की आय वाकई बढ़ेगी और हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। किस क्षेत्र में विकास हेतु दिल्ली सरकार लगातार प्रयासरत है। इस अवसर पर राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के उप निदेशक सुरेंद्र सिंह निझर ने कहा, आज जो हमने ये जागरूकता कार्यक्रम किया है, ये हमारे प्रबंध निदेशक महोदय जी का एक क्या कह सकते हैं कि निर्णय लिया गया कि हम राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड को भारत की जनता के जन जन तक पहुंचाएं। उसी की श्रृंखला में आज हमने केवीके उज्वा के साथ मिलकर ये कार्यक्रम किया है और भविष्य में उज्वा के साथ साथ हम दिल्ली के अनेक क्षेत्रों में यह कार्य करेंगे। इस अवसर पर कृषि विज्ञान केंद्र उज्वा के बागवानी विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश कुमार ने कहा, आज हम लोग कृषि विज्ञान केंद्र उज्वा और राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के सहयोग से हमने एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं जागरूकता कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया गया, जिसमें दिल्ली के विभिन्न हिस्सों से किसानों ने और महिलाओं ने भाग लिया। साथ ही साथ दिल्ली के कृषि विभाग, बागवानी विभाग एवं जो भी स्थानीय बैंक है उसके प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। और इस क्षेत्र में जो हमने स्वयं सहायता समूह बनाए हैं उनके महिलाओं ने भी यहाँ पे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और इसमें हमारे जो प्रगतिशील किसान हैं उन्होंने भी हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ये था कि जो हम दिनों पर दिन जो परंपरागत तरीके से किसान भाई खेती करते आ रहे हैं उनको हम इसको चेंज करके, क्योंकि दिल्ली का हमारा जो क्षेत्र है उसमें जो खेत का आकार है बहुत छोटा हो गया है और उस छोटे आकार में हम अधिक से अधिक मुनाफा कैसे कर सकते हैं, इसका एक विकल्प बचता है वो बागवानी फसलें, जो कि कम से कम जगहों में हम अधिक से अधिक मुनाफा लेके, जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम 2 किलो अनाज उत्पादन करते हैं जितने क्षेत्र में, अगर उसमें हम बागवानी फसलें करते हैं तो 10 से 12 कुंटल तक हम उत्पादन कर सकते हैं। यानी कि हम अनाज वाली फसलों की अपेक्षा बागवानी फसलों का अगर हम प्रयोग करते हैं तो 10 गुना तक उत्पादन बढ़ जाता है। साथ ही साथ उसके जो मूल्य है वो भी अनाज वाली फसलों से कहीं अधिक मिलता है। अनाज वाली फसलों के साथ में हम अगर बात करते हैं बागवानी फसलों की, जो सब्जियां हैं, फूले हैं, इनको हम अगर वैल्यू एडिशन कर दें, मूल्य संवर्धन कर दें, तो हम कई गुना तक अधिक आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि दिल्ली और आसपास जितने भी हमारे किसान भाई हैं, अगर हम बागवानी फसलों को बढ़ावा देते हैं, निश्चित तौर पे हमारा जो है आमदनी बढ़ेगी। साथ साथ हम इससे विभिन्न प्रकार के अपने उद्योग स्थापित करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इस अवसर पर केंद्र के वैज्ञानिक डॉक्टर रितु सिंह ने कहा, ऑफ सीजन नर्सरी करके, आप पॉली हाउस में खेती करके, आप कोल्ड स्टोरेज का प्रयोग करके, इस तरीके तकनीकियों का प्रयोग करके, और जिसमें आपको सरकार सहायता दे रही है, जैसे राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की कई योजनाओं का फायदा उठाते हुए किसान इन कामों को कर सकता है, एक अच्छी आय ले सकता है। किसी ऐसे में है कि किसी और को खेत लीज पे ना देके खुद ही खेती करे, ताकि उसको उस खेती का जो मुनाफा मिल सके, उसके घर परिवार समृद्ध हो सके, जो हम दुगनी आय की बात करते हैं। तो इसमें इनको जानकारी दी गई। इस कार्यक्रम में हमारे साथ राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड से आए डिप्टी डायरेक्टर ने भी सारी योजनाएं कौन कौन सी हैं, खेती मतलब फलों के, फूलों के खेती संबंधित जो नई तकनीकियाँ उनके बारे में जानकारी दी। कटाई उपरांत क्या तकनीकियाँ हैं, कैसे अगर आपका बाज़ार में बिक्री नहीं होता है तो आप कैसे उनको कम तापमान के कूल चैम्बर या राइपनिंग चैम्बर बनाकर, सहयोग द्वारा बनाकर उनको आप रख सकते हैं सुरक्षित, ताकि जब बाज़ार की मांग हो आप उनको बाज़ार कर सकें। तो ये सब उनको जानकारियाँ दी गई, ताकि हम ये इस कार्यक्रम में आशा करते हैं कि काफ़ी किसानों को इससे फ़ायदा मिलेगा और किसान हमारे इस बागवानी के क्षेत्र में आएंगे, जो परंपरागत खेती है उससे थोड़ा सा अलग चलते हुए दिल्ली क्षेत्र के, शहरी क्षेत्र को देखते हुए इसमें ज़रूर बदलाव आएगा।
तो देखा आपने कैसे लगातार कृषि विज्ञान केंद्र जो हैं वो हमारे किसानों को जागरूक कर रहे हैं और एक बेहतर माध्यम बने हुए हैं किसानों को ना सिर्फ जानकारी बल्कि तकनीकी अहम जानकारी जो है वो पहुंचाने का। अब आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कृषि स्टार्टअप में आज आपके लिए क्या है खास। किसान बहनों भाइयों, कृषि स्टार्टअप में लगातार आपके लिए हम लेकर आते हैं वो नई जानकारी या उन नए किसानों के बारे में जिनके जानना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये वो किसान हैं जो दूसरे किसानों से कुछ अलग कर रहे हैं। जी हाँ, फिर चाहे आप इन्हें सफल किसान कहें या प्रगतिशील किसान कहें, आज के समय में ये किसान दूसरे किसानों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुके हैं। कुछ ऐसे ही किसान हैं जिनकी मुलाकात आपसे हम कराने जा रहे हैं। आइए देखते हैं इन किसानों के बारे में। तो मैं किचन गार्डनिंग अपने घर पे करती हूँ और मौसमी सब्जियाँ वगैरह जो है मैं अपने किचन गार्डन से ले लेती हूँ। यहाँ पे आके जो मुझे सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ है कि हम किचन में जो हमारे पास छोटा सा स्पेस है वहाँ से हम कैसे सब्जियाँ ले सकते हैं, और जो खाद है वो या तो हम घर में कैसे बना सकते हैं, केचुआ खाद है, उसके बारे में मैं ज़्यादा जानकारी ले रही हूँ। और आज तक हम जो गलतियाँ अपने किचन गार्डन में करते आ रहे थे उसको कैसे हम और अधिक इम्प्रूव कर सकते हैं, वो मैंने यहाँ पे ट्रेनिंग ले रही हूँ और ली है मैंने पहले भी। तो इससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। उज्वा में आके जो कृषि विज्ञान केंद्र यहाँ पे बना हुआ है, ये जो है आज के जो किसान हैं या जो घर की जो महिलाएं हैं उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, ताकि हम अपने किचन गार्डन में ताज़ा सब्जियां बगैर केमिकल के उगा सकें और अपने परिवार को स्वस्थ बना सकें। उसका प्रशिक्षण यहाँ पे दिया जाता है और ये बहुत ही अच्छी जगह है। या जो नए व्यक्ति, जो हम जैसे लोग जो शहरों के बीच में से निकल के आ रहे हैं या जिन्हें किचन गार्डन करने का शौक़ है और ताज़ी और बगैर जैसे कहते हैं कि केमिकल फ्री सब्जियाँ खाने का वो थोड़ा सा क्रेज़ है लोगों को, तो ऑर्गेनिक सब्जियां हम घर में खुद कैसे उगा सकते हैं उसके विषय में भी जो है काफ़ी ज़्यादा जानकारी हमें यहाँ पे मिली है। और ये मेरे लिए तो बहुत फ़ायदेमंद हुआ है और मैं चाहती हूँ कि हम जैसे बहुत सी महिलाएं जो यहाँ पे आके करती हैं, सीख रही हैं, वो सीखें और अपने परिवार को यहाँ की बनाई हुई सब्जियों से या जो भी हम सीख रहे हैं सब्जियाँ वगैरह उगाना घरों पे, उनको खा के हम स्वस्थ रह सकें और अपने परिवार को, समाज को स्वस्थ बनाएं। जो नजफगढ़ के एसडीएम हैं श्री प्रतीक जी, उन्होंने एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात बोली कि जो है हमारी ऑर्गेनिक खेती होनी चाहिए। और यहाँ पर जो एक ब्रजेश यादव जी हैं, जो है मिट्टी के बारे में उन्होंने बताया कि हमारी मिट्टी किस तरह से ख़राब हो गई है। अगर मिट्टी ही ख़राब होगी तो हमारे पौधे कैसे होंगे और आगे जो है फसल कैसी होगी, फसल ही ख़राब होगी, फसल ही नहीं होगी। तो बहुत कुछ यहाँ सीखने को मिला, बहुत देखने को मिला। और मैं खुद जो है अब जो है यहाँ पर एक किट लिया है ताकि मैं अपना किचन गार्डन खुद ही शुरू कर सकूँ। इसके अलावा हम लोग और भी योजना बना रहे हैं कि यहाँ शिकारपुर गाँव में जो है सही तरीके से जो है ऑर्गेनिक खेती हम लोग करें। और मैं सभी को एक जरूर कहना चाहूँगा, एक संदेश देना चाहूँगा कि इस तरह के चाहे आप शहरी में कृत हैं, चाहे आप कहीं भी रहते हैं, आप इस तरीके के प्रोग्राम में जरूर आएँ, जरूर शामिल हों, क्योंकि ये जो है हम लोगों के स्वास्थ्य से संबंधित है। कृषि विज्ञान केंद्र में जो बागवानी और सब्जियों से संबंधित जो सेमिनार आयोजित किया गया है, इसका किसान भाइयों को और हमें भी काफ़ी लाभ मिलेगा, क्योंकि जिस तरह की जानकारियां यहाँ उपलब्ध कराई गई हैं उससे किसानों को जो नई तकनीक आज के माध्यम से जो कृषि को दिखाया गया है या उनकी सरकार की तरफ से भी जो भी किसानों के हित में जो कार्य किए जा रहे हैं उनके बारे में बताया गया। और आज जिस तरह का देश में भी वैज्ञानिक कृषि पे आधारित और जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है, कृषि विज्ञान केंद्र हमारे क्षेत्र में एक उत्कृष्ट कार्य कर रहा है जो किसानों को जागरूक करके और इस जैविक की तरफ किसानों को बढ़ा रहे हैं। हम भी उस तरफ कार्य कर रहे हैं और सब्जी में और अपनी परंपरागत खेती को थोड़ा छोड़कर बागवानी और सब्जी पर आधारित खेती की तरफ एक अच्छी इनकम सोर्स भी पैदा हो। तो देखा आपने कैसे लगातार हमारे जो प्रगतिशील किसान हैं वो कृषि क्षेत्र का विकास और विस्तार कर रहे हैं। फिलहाल कृषि दर्शन में यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे फार्मिंग इंडिया की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। अर्थात पंच तत्वों से बना व्यक्ति, पंच तत्वों में समाई सृष्टि और हमारा पर्यावरण,
बीते कुछ वर्षों में वैश्विक चिंता का मुद्दा बन गए पर्यावरण को बचाने के लिए पूरी दुनिया में आवाजें उठी, लेकिन पर्यावरण के संरक्षण को मिशन के तौर पर अपनाने वाला पहला देश बना भारत। 1 नवंबर 2021 यही वो तारीख है जब ग्लासगो में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की पहल पर शुरू हुआ लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। क्लाइमेट चेंज में लाइफस्टाइल की एक बहुत बड़ी भूमिका है। आज जरूरत है कि हम सभी लोग एक साथ आकर लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट यानी लाइफ को एक अभियान की तरह आगे बढ़ाएं। लाइफ सिर्फ मिशन नहीं बल्कि जन आंदोलन है। जल, जंगल और जमीन के बेलगाम दोहन के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबद्ध लोगों का पर्यावरण संरक्षण के लिए अभियान। एक ऐसी जीवन शैली को जीने की आदत जिसमें पर्यावरण से मित्रता का भाव हो, न कि नुकसान पहुंचाने की नीयत। क्लाइमेट चेंज को ध्यान में रखते हुए स्वस्थ और टिकाऊ जीवन पद्धति है लाइफ का आधार। मिशन लाइफ का मंत्र है लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय मिशन लाइफ के जरिए पर्यावरण को दे रहा है नई संजीवनी और इसीलिए चलाए जा रहे हैं कई कार्यक्रम ताकि हरी भरी रहे वसुंधरा। मिट्टी की उर्वरता को पोषण के हिसाब से बरकरार रखना, कृषि में ड्रोन एप्लीकेशन के इस्तेमाल के फायदे और इसके तरीके का प्रदर्शन, जलवायु के हिसाब से फसल, बीज और विविधता यानी स्मार्ट एग्रीकल्चर को बढ़ावा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वर्षा जल संचयन को लेकर जागरूकता, बायोगैस और कंपोस्ट यानी वेस्ट से वेल्थ, कबाड़ से समृद्धि के उपाय, टिकाऊ पैदावार और खपत के तरीके। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 5 जून यानी विश्व पर्यावरण दिवस बेहद खास रहा और इस मौके पर मंत्रालय द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। पर्यावरण को बचाने के लिए मंत्रालय सतत प्रयासरत है। अलग अलग योजनाएं इसी की हैं झलक, जैसे इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का असरदार अमल यानी खेती को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों, जीवों और बीमारियों से फसलों की रक्षा, किसानों को परिस्थिति के अनुकूल टिकाऊ कीट प्रबंधन अपनाने के लिए प्रेरित करना ताकि रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता खत्म हो, एकीकृत न्यूट्रिएंट प्रबंधन यानी जिससे मिट्टी की उर्वरता बढ़े, साथ ही पैदावार में बढ़ोतरी हो, जैव उर्वरकों के इस्तेमाल से पैदावार की पोषकता बढ़ाने पर जोर ताकि पर्यावरण भी रासायनिक खादों से प्रभावित न हो और मिट्टी की उर्वरता भी बनी रहे, नेचुरल और ऑर्गेनिक खेती यानी प्राकृतिक और जैविक कृषि को बढ़ावा योजना का खास अंग है। प्राकृतिक खेती प्रबंधन इसलिए है एक महत्वपूर्ण मिशन। पर ड्रॉप मोर क्रॉप, पानी की एक एक बूंद पैदावार बढ़ाने में काम आए, यही लक्ष्य है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का, जिसका फोकस माइक्रो इरिगेशन पर है, क्योंकि जल बचेगा तो हमारा कल बचेगा। मंत्रालय का एक ध्येय, पर्यावरण का बचाव सर्वप्रथम उद्देश्य, और यही है मिशन लाइफ का पैगाम। पर्यावरण रक्षा पहला काम, मिशन लाइफ। आइए प्रकृति की मुस्कुराहट को लौटाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत कृषि दर्शन में। अब आइए देखते हैं फार्मिंग इंडिया में आज आपके लिए क्या है खास। किसान बहनों भाइयों, आज आपको हम जानकारी देने जा रहे हैं राष्ट्रीय बांस मिशन के बारे में। किस तरीके से बांस की खेती को बढ़ावा दिया जाए या कैसे बांस से अलग अलग उत्पाद हम तैयार कर सकते हैं, इसके लिए सरकार ने इसे मिशन मोड में शुरू किया और आज के समय की अगर बात की जाए काफ़ी लाभ इसके ज़रिए हमारे किसानों को हो रहा है। किस तरीके से ये मिशन आगे बढ़ रहा है, आइए देखते हैं। बांस एक ऐसा पौधा है
जो हर परिवेश में तेजी से विकसित हो सकता है। आसानी से उपलब्धता और इसकी मजबूती की वजह से बरसों से बांस का उपयोग होता रहा है और अब इसकी मांग और भी अधिक बढ़ गई है। दुनिया में तेजी से हो रहे जलवायु परिवर्तन पर काबू पाने में भी बांस काफी सहायक है, क्योंकि इसमें कार्बन भंडारण और ऊर्जा बनाने की क्षमता है। तेजी से कट रहे जंगलों को बचाने में भी बांस की अहम भूमिका है, क्योंकि ये निर्माण के लिए बेहतरीन विकल्प है। यानी बांस एक सस्टेनेबल और इको फ्रेंडली उत्पाद है और इसीलिए संयुक्त राष्ट्र के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हासिल करने की दिशा में बांस अत्यधिक महत्वपूर्ण है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बांस उत्पादक देश है, जहां बांस की 125 देसी और 11 विदेशी प्रजातियां पाई जाती हैं। भारत में कुल बांस उत्पादन क्षेत्र 16 मिलियन हेक्टेयर है और वार्षिक बांस उत्पादन क्षमता 3.23 मिलियन टन है। यूं तो बांस भारत में लगभग हर इलाके में पाया जाता है, लेकिन इसके कुल उत्पादन क्षेत्र का 40% हिस्सा मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और असम में है। देश में 20 लाख से अधिक कारीगर बांस के विभिन्न उत्पाद बनाकर अपनी आजीविका चला रहे हैं। बांस उद्योग में अभूतपूर्व विकास की क्षमता है, जहां 2018-19 में भारत अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए बांस का आयात करता था, वहीं 2019-20 में हम विदेशों में भी बांस का निर्यात करने लगे। 2021-22 में भारत ने 630 करोड़ रुपए का निर्यात किया। बांस उद्योग में असीम संभावनाओं को समझते हुए भारत सरकार बांस के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए व्यापक स्तर पर कार्य कर रही है। बांस को एक स्वच्छ, स्थायी और टिकाऊ विकल्प के रूप में बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने 2017-18 में इंडियन फॉरेस्ट एक्ट में संशोधन करके गैर वन क्षेत्रों में उगाए जाने वाले बांस को पेड़ की श्रेणी से हटा दिया, जिससे किसान अब इसे आसानी से अपनी खेतीहर जमीन पर उगा सकते हैं। साथ ही जंगलों के बाहर उगाए जाने वाले बांस की कटाई और परिवहन से भी प्रतिबंध हटा दिए गए हैं। वहीं बांस उत्पादन क्षेत्र को सुव्यवस्थित करने के लिए राष्ट्रीय बांस मिशन को 2018-19 में पुनर्गठित करके नया रूप दिया गया, जो कि गैर वन क्षेत्रों में बांस उत्पादन को बढ़ावा देने, उद्योगों को बेहतर कच्चे माल की उपलब्धता सुनिश्चित कराने, फसल कटाई उपरांत कुशल प्रबंधन के लिए प्राथमिक प्रसंस्करण इकाइयों जैसे बुनियादी ढांचे और नई तकनीकों के विकास और बाजार उपलब्ध कराने के लिए तेजी से कार्य कर रहा है। जहां एक ओर पारंपरिक उत्पादों में बांस का इस्तेमाल हो रहा है, वहीं स्थायी विकास के तहत बांस का इस्तेमाल नए जमाने की मॉडर्न इमारतों, दफ्तरों, प्रीमियम फर्नीचर, बैम्बू फैब्रिक, कागज के उत्पादन इत्यादि में किया जा रहा है। साथ ही बांस का उपयोग बायोफ्यूल बनाने में भी हो रहा है, जो कि पेट्रोलियम का बेहतरीन विकल्प है। राष्ट्रीय बांस मिशन का लाभ लेने वाले एक उद्यमी हैं उत्तराखंड के रहने वाले जयपाई नूली, जिन्होंने योजना के तहत सब्सिडी लेकर जापानी तकनीक से चॉपस्टिक बनाने का एक प्रोसेसिंग यूनिट खोला है। इस यूनिट से ये अन्य लोगों को भी रोजगार दे रहे हैं। राष्ट्रीय बैम्बू मिशन से जो हमें अनुदान मिला है, उससे हमने मशीनें खरीदी, सेटअप लगाया है और हम लोग उसमें आत्मनिर्भर बने हैं। इसी तरह बंगलुरु के रहने वाले परमेश्वरन कृष्णा अय्यर ने राष्ट्रीय बांस मिशन के सहयोग से आधुनिक प्रोसेसिंग तकनीकों को अपनाकर अपने बांस उद्यम को विकसित किया है। With the help of National Bamboo Mission, we mechanizing each and every process from bamboo unloading to treatment to furniture making process. किसानों की आय में वृद्धि हो, इसी मिशन के सृजन की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है बांस उद्योग, जिसके माध्यम से देश के कोने-कोने से लोग आमदनी के इस नए विकल्प से जुड़ रहे हैं। वहीं बांस स्थायी विकास में भी अत्यधिक अहम है, जिसे बढ़ावा देकर भारत विश्व की ग्लोबल वार्मिंग की चुनौतियों से लड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर रहा है। तो देखा आपने कितना लाभ हमें मिल सकता है सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं के जरिए। फिलहाल आज के लिए कृषि दर्शन की इस कड़ी में मेरे साथ बस इतना ही, लेकिन आपको बता दें अगर आप अपना कोई सवाल या सुझाव हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। इसके लिए हमारी मेल आईडी नोट कर लें। हमारी मेल आईडी है krishidarshan@gmail.com। पत्र व्यवहार के माध्यम से भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा पता है
कार्यक्रम कृषि दर्शन, कमरा संख्या 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। हम इंतजार रहेगा आपके सवाल और सुझावों का। साथ ही ये सारी जानकारी अब आप देख सकते हैं डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी। इसके लिए आपकी टीवी स्क्रीन पर जो QR कोड दिखाया जा रहा है, इसे आप स्कैन करें, जिसके बाद आप पहुंचेंगे हमारे YouTube चैनल पर। तो फिलहाल कृषि दर्शन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।